हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज को। तो इसको हम किसी भी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एक बच्चे के बेसिस से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अभी अभी सर्विसेज के बारे में गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो और आपका रुझान दोनों ही डिफेंस और सिविल सर्विसेज की तरफ है, तो आपको कौन सा ज्यादा करियर पर्सपेक्टिव अच्छा देगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि आर्मी की डिसरिस्पेक्ट हो रही है या हम सिविल सर्विसेज को आर्मी से बेटर बता रहे हैं, क्योंकि दोनों के रोल टोटली डिफरेंट हैं एंड आर्मी का जो रोल है उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हम यहाँ पे प्योरली एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा इस वीडियो को सुनते हुए। एंड इस वीडियो का कतई मकसद ऐसा नहीं है कि किसी को भी डिमीन करना या डाउनग्रेड करना। इससे सिर्फ ये होगा कि आप लोग अच्छा फैसला ले पाओगे कि आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं एंड सो ऑन। तो इट इज जस्ट अ गाइडेंस वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज है, आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के अंदर आपकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी आपके इंटेलेक्चुअल माइंड मैटर करता है। तो इसीलिए सिविल सर्विसेज के अंदर आपकी जो एज है वो ज्यादा रखी गई है। तो आप ज्यादा टाइम तक एग्जाम्स दे सकते हो, ज्यादा टाइम तक आप ऑफिसर बनने के आपके लिए चांसेस होते हैं। जबकि आर्मी के अंदर आपकी फिजिकल बॉडी जो है उसका ज्यादा महत्व है अलोंग विद योर माइंड। तो इसमें दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। इसीलिए जो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज। और हमने सिविल सर्विसेज के अंदर देखा भी था, दो तरह की सर्विसेज हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो अगर आप नॉन टेक्निकल जैसे कि आईएएस या आईआरएस सर्विसेज हैं उनमें जाते हो तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो लगभग ना के बराबर ही मैटर करती है। जबकि आर्मी की किसी भी ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस इज अ मस्ट। तो वहां पे आपका मिनिमम क्राइटेरिया दिया होता है। इवन अगर आप आर्मी के अंदर जज एडवोकेट जनरल, जो कि एक जज और अटॉर्नी की पोस्ट होती है, तो वहां पे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आपका फिजिकल फिटनेस जो है वो मैटर करता है। तो आइए अब कंपेयर कर लेते हैं इन सर्विसेज को। तो हम कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आर्मी को ले रहे हैं, यहाँ पे हम आईपीएस सर्विसेज को ले रहे हैं और यहाँ पे हम आईएएस को ले रहे हैं। तो तीनों ही सर्विसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल 10 का चार्ट है, जिसके अंदर आपका ग्रेड पे 5400 का होता है एंड आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अराउंड 70,000 होती है, वहीं से स्टार्ट करते हो। तो आईपीएस में आप असिस्टेंट एसपी लगते हो, आईएएस में आप असिस्टेंट कलेक्टर लगते हो और आर्मी के अंदर आप लेफ्टिनेंट लगते हो। इसके बाद आपको लेवल 10A मिल जाता है आर्मी के अंदर, जबकि ये एग्जिस्ट नहीं करता आईपीएस और आईआरएस के अंदर, तो आपका आईएएस के अंदर। तो आपका जो लेवल है वो सेम रहता है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता एंड यहाँ पे आप कैप्टन बन जाते हैं। फिर आ जाता है आपका लेवल 11। लेवल 11 आपका 6600 का होता है। इसके अंदर आप आर्मी में मेजर बन जाते हैं, आईपीएस में एसपी बन जाते हैं एंड आईएएस में कलेक्टर लग जाते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे आप एडिशनल एसपी होते हो और यहाँ पे आप होते हो एसडीएम, यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बाकी अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हिसाब होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वेरी करता रहता है। उसके बाद लेवल 12 के अंदर आप 7600 ग्रेड पे आ जाते हैं एंड आपको आईपीएस के अंदर एसपी लगने का मौका मिल जाता है, आईएएस के अंदर आप डीसी या डीएम लग जाते हो एंड आर्मी के अंदर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। फिर आ जाते हैं आप लेवल 13 पे। लेवल 13 सीनियर ऑफिसर्स का होता है, पे बैंड 4 में आप एंटर कर जाते हैं और लेवल 13 में आप कर्नल लग जाते हैं आर्मी के अंदर। एसपी रहते हैं आईपीएस के अंदर, या फिर किसी किसी स्टेट में एसएसपी बोल दिया जाता है। और आईएएस के अंदर आप डीएम या डीसी ही रहते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन ग्रेड ऑफर कर दिया जाता है। एंड साथ ही अगर आप इस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं तो आपको स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट लगने का भी मौका मिल जाता है, जो कि काफी सीनियर पोस्ट मानी जाती है। इसके बाद लेवल 13 आईएएस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आईपीएस में आप डीआईजी बन जाते हैं एंड आपका आर्मी के अंदर आप ब्रिगेडियर बन जाते हो। ये 8900 का ग्रेड पे होता है। उसके बाद आते हैं लेवल 14, जो कि 10,000 का ग्रेड पे होता है और मेजॉरिटी ऑफिसर्स जो हैं वो इसी स्टेज पे आके रिटायर हो जाते हैं। इसके अंदर आप मेजर जनरल बन जाते हैं आर्मी के अंदर, आईजी बन जाते हैं आईपीएस के अंदर एंड आईएएस के अंदर आप सेक्रेटरी बन जाते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोस्ट होती है। यहाँ पे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि आपका प्रमोशन में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आपको सेक्रेटरी बनने तक लगभग आपको 15 ईयर्स का टाइम लगता है। 14 से 15 ईयर्स के अंदर अंदर आप सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट बन जाते हो। लेकिन अगर आप आईपीएस हैं तो आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, लगभग आपको 19-20 साल लग सकते हैं। एंड आपको अगर आप आर्मी में हैं तो आपको लेवल 14 तक पहुंचने में 30 ईयर्स का भी समय लग सकता है। तो जो ड्यूरेशन ऑफ प्रमोशन है वो काफी ज्यादा स्लो है इन अदर सर्विसेज एज कम्पेयर टू आईएएस। इसीलिए जो लोग आईएएस सेलेक्ट होते हैं वो बहुत सारी स्टेट सेंट्रल सर्विसेज से आगे निकल जाते हैं, इवन दो दे आर सिलेक्टेड एट अ लेटर स्टेजेस। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है।
इसके बाद आप लेवल 15 में आ जाते हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। इसके अंदर आप लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। आर्मी के अंदर एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। आईपीएस के अंदर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट बनते हैं आईएएस के अंदर। उसके बाद लेवल 16 पे आप एंटर कर जाते हो, लेफ्टिनेंट जनरल ही रहते हैं, कॉर्प्स कमांडर बन जाते हैं आप आर्मी के अंदर। डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल बन जाते हो आप आईपीएस के अंदर। एंड आईएएस के अंदर ये जो ग्रेड है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो आईएएस के अंदर आपका सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज होगा, आपका ग्रेड वही रहता है। 15 के बाद आप सीधा आईएएस में 17 पे जंप करते हो, तो 16 आपके लिए नहीं आता। तो जब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तो कई जगहों पे उसको फाइनेंशियल कमिश्नर लिख देंगे, कई स्टेट्स और ज्यादा सीनियर होने के बाद आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लिख देते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं वो नॉमेनक्लेचर के चेंजेस होते हैं, अदरवाइज आप 15 के बाद सीधा 17 पे जब करेंगे जब आप आईएएस होंगे तब। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 17। लेवल 17 के अंदर आप लेफ्टिनेंट जनरल रहते हैं आर्मी में एंड आर्मी कमांडर बन जाते हैं। उसके बाद आपका आईपीएस में आप डीजीपी बन जाते हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हेड ऑफ पुलिस फोर्सेज बन जाते हो, पूरी पुलिस फोर्स के आप हेड बन जाते हैं। एंड आईएएस के अंदर आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन जाते हैं, जो कि स्टेट का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होता है। एंड साथ ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी वेरियस पोस्ट पे लगने का मौका मिलता है, तो आप सेक्रेटरी लग सकते हो या किसी भी और डिपार्टमेंट के हेड लग सकते हो, मिनिस्ट्री के अंदर लग सकते हो। तो बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की। एंड उसके बाद आता है आपका स्पेशल ग्रेड, जो कि है लेवल 18, और इस टाइम पे आप जनरल बन जाते हैं आर्मी के अंदर एंड कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हो आप आईएएस के अंदर। और कैबिनेट सेक्रेटरी आपको पता है कि सबसे बड़ी पोस्ट अगर कोई है तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी की है, सबसे बड़ा ऑफिसर अगर पूरे देश का कोई है तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आईएएस ही होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आप अगर कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पे पहुंचना चाहते हैं तो उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं होता, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी ही बनना पड़ेगा, आईएएस ही बनना पड़ेगा। या फिर कुछ और सर्विसेज हैं जैसे कि लोकसभा के अंदर होती है, राज्यसभा के अंदर होती है, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वहां पे भी आपको सिमिलर ग्रेड मिल जाता है। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी का जो रैंक है वो अपने आप में अनोखा रैंक है, पूरे देश के आप सबसे बड़े अफसर होते हैं। अगर हम नेट सैलरीज की बात करें तो हमने जैसे देखा कि जो ग्रेड्स हैं उसी के हिसाब से आपकी सैलरीज चल रही है, तो आप दोनों ही 70,000 के अराउंड स्टार्ट करोगे और आप जब लेवल 17 तक पहुंचोगे तो आपके 2,25,000 के करीब बेसिक पे होगी। तो अलाउंसेज इसमें आपके जुड़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी मिलिट्री वालों को एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं जो कि होते हैं मिलिट्री सर्विस पे। तो इसीलिए इनकी जो सैलरीज हैं वो ज्यादा रहती हैं एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर्स हों चाहे वो आपके आईएएस ऑफिसर्स हों। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है सैलरीज का। लेकिन प्रमोशन के अंदर अगर हम देखें तो आईएएस ऑफिसर्स बाजी मार लेते हैं। तो बेसिकली आईएएस ऑफिसर जो है लगभग 14 साल के अंदर अंदर ही 10,000 के ग्रेड पे पहुंच जाते हैं, यानी कि मेजर जनरल के ग्रेड पे पहुंच जाते हैं, जहां पे लगभग 33 साल लगते हैं एक आर्मी ऑफिसर को पहुंचने के लिए। तो आप यहां देख सकते हो लेवल 14 पे मेजर जनरल हैं और यहाँ पे हैं आपके सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 14 साल लग रहे हैं, यहाँ पे आपको लग रहे हैं 33 साल, तो लगभग डबल का टाइम लग रहा है। While this does not mean that IAS officers with 14 years of service become equivalent in status of major general, since only those officers in the superior time scale who are joint secretary to the central government, joint secretary to government of India can be equated with a major general। तो नॉर्मली हो ही जाता है ऐसा, क्योंकि जब आप सेक्रेटरी बन जाते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के तो आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट मिल जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि 14 साल में आईएएस ऑफिसर जहां पहुंचता है, मिलिट्री में आपको 33 साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। एंड जो सैलरीज हैं एक आईएएस ऑफिसर की 14 साल में ही आप लगाओ कि मेजर जनरल यानी कि 33 साल की सर्विस के बाद जितने एक आर्मी ऑफिसर को मिलती है उतनी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा पर्क है आईएएस ऑफिसर्स को, उनकी प्रमोशंस बहुत फास्ट होती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर सर्विस ऑफ द सेंटर और द स्टेट। एंड जैसा मैंने आपको बताया स्टेटस के अंदर भी कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया होते हैं एंड उनका जो स्टेटस है वो जनरल ऑफ इंडियन आर्मी से भी जो है बड़ा रखा गया है। तो अगेन यहाँ पे भी हम देखने को मिलता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं स्पेशली आईएएस ऑफिसर्स हैं, दे आर रैंक्ड हायर टू द डिफेंस ऑफिसर्स। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि आप सिर्फ और सिर्फ सैलरीज को देख के या ग्रेड पेज को देख के आप इक्वेट नहीं कर सकते कि कौन सा सर्विस सुपीरियर है या कौन सी सर्विस हमें देनी चाहिए। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होता है जो कि हमने जुडिशरी से कंपेयर करते हुए भी देखा था, वो था आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो जो इंडिया का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें किसकी रैंकिंग ऊपर है उससे आपको पता चल सकता है कि कौन से ऑफिसर जो हैं वो बड़े हैं। तो दिस मीन्स दैट अ पर्सन बिलो द स्टेटस ऑफ अ प्रीसीडिंग पर्सन मस्ट सल्यूट और ग्रीट द पर्सन विद अ हायर स्टेटस। तो जिसका रैंक जितना बड़ा है उसको बाकी लोग जो है सल्यूट करेंगे या उसको वेलकम करेंगे। तो प्रेसिडेंट का रैंक 1 है तो प्रेसिडेंट को जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सल्यूट करेंगे, ग्रीट करेंगे।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स हैं, तो ये रैंक 11 पे आते हैं, जबकि जो चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक्स लेवल 14 पे आते हैं। सो बेसिकली हमने सिविल सर्वेंट्स को ज्यादा महत्वता दी है एज कंपेयर टू आपके जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनसे। इसी तरह से अगर हम देखें तो आपके जो लेवल नंबर 22 है, लेवल नंबर 22 के अंदर सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपके चीफ सेक्रेटरी ग्रेड के ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टेड हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, तो उन लोगों को हमने बेटर माना है, ऊपर माना है, किससे? आर्मी कमांडर्स और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इक्विवेलेंट टू इन द अदर सर्विसेज। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने सिविल सर्विसेज को ज्यादा महत्वता दी है एज कंपेयर टू डिफेंस सर्विसेज। एंड इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? बिल्कुल इसके पीछे एक लॉजिक है, वो है आर्मी कभी टेक ओवर ना करे, कू ना करे। तो हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, वहां पे बहुत बार आर्मी ने कू कर दिया, आर्मी का जो स्टेटस है उसको मिसयूज करके टेक ओवर कर लेती है पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री को। तो उस चीज को कहीं ना कहीं सप्रेस करने के लिए हमने आर्मी को 3 विंग्स में बांटा हुआ है, आर्मी को हमने चेक्स एंड बैलेंसेस में रखा हुआ है एंड रिस्पेक्टिव जो सिविल सर्वेंट्स हैं या मिनिस्टर्स हैं उनके अंडर में रखा हुआ है, ताकि ऐसा कभी ना हो कि टू मच पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाए किसी एक आर्मी ऑफिसर के अंदर एंड वो कू कर दे, जैसे कि बहुत सारे देशों में देखा गया है। ऑल तो इंडियन आर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा एथिकल आर्मी है, हम बहुत ज्यादा वैल्यूज को फोकस करते हैं और शायद हमारी आर्मी के किसी भी जवान के अंदर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आएगी कि वो कू कर दे, लेकिन फिर भी ऐसे चांसेस हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो हमारे ही देश से बना था। तो इसीलिए इस चीज को एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने लिया हुआ है, ताकि हम सिविल सर्विसेज को ऊपर रख सकें एंड आर्मी को कोई मौका ना दें जिससे कि वो पावर को एब्जॉर्ब करके, उसर्प करके कू कर सके और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका हनन कर सके। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस तरह का प्रोविजन या इस तरह का डिफरेंस क्रिएट किया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस क्यों है और क्यों एग्जिस्ट करता है, एंड आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग में भी फायदा रहेगा कि आप किस सर्विसेज की तैयारी